फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एपिटाइट को, जिसमें इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, मेडिकल, और जो सिचुएशंस प्रेगनेंसी वगैरह की होती है वो सब इसमें आ जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, मेडिकेशन की वजह से आपको कैसी एपिटाइट आपको कैसी लगती है, हंगर ज्यादा होती है, कम होती है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है हमारी एपिटाइट को। तो जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है कि ये चीजें कैसे हमारी हंगर को या एपिटाइट को अफेक्ट करती है, वो मेनली इन्वॉल्व करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्टमक को और हमारे माइंड को। ये 2 डायमेंशनल एक्सिस पे बेस करता है, हमारे माइंड से जुड़ा होता है हमारा स्टमक। अगर आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं है तो आप फिजिकली भी स्ट्रोंग नहीं होंगे, और अगर फिजिकली स्ट्रोंग नहीं है तो मेंटली नहीं होंगे, यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब मेन इसमें होता है, अगर ग्रिलिन हार्मोन होता है जो आपकी ना भूख को बढ़ाता है। ग्रिलिन जब प्रोड्यूस होता है, जब आपने कुछ खाया नहीं होता तो ग्रिलिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। स्टमक के अंदर से रिलीज होता है हार्मोन, और जब ग्रिलिन इंक्रीज होता है तो हंगर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ खा लेते हैं ना तो फिर ग्रिलिन की अमाउंट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी इसकी ब्रेन को जाता है सिग्नल और ब्रेन स्टॉप कर देता है ग्रिलिन की सिक्रीशन। जो हमारे सेशेटी हार्मोन होते हैं उसमें लेप्टिन, फैट टिश्यूज और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। लेप्टिन हमारी भूख को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिनकी लेप्टिन सिक्रीशन अच्छी नहीं होती तो वो ओबीज होते हैं, उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो लेप्टिन सेशेटी को काज करता है, यानी भूख खत्म करता है। इसके बाद डिफरेंट ट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, गैस्ट्रिक मोटेलिटी करते हैं, PY, इनकी एब्रीविएशन इसके अंदर मौजूद है तो आप पढ़ सकते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत शो होता है, जैसे डोपामिन और सीरोटोनिन, ये एंटी रिस्पॉन्डेंट है ना एक दूसरे के। तो जब कोई भी स्ट्रेस होती है बॉडी पे तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि किसी भी चीज के बारे में हो सकती है स्ट्रेस, जैसे स्टडीज के बारे में और इस तरह। तो जिनमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा, जिन लोगों में, तो उनकी ना भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो टेंशन में बहुत ज्यादा खाते हैं। तो उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे इफेक्ट होता है कि जब डोपामिन उनमें इंक्रीज प्रोडक्शन में रिलीज होता है तो उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन कुछ में होता है कि सीरोटोनिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाता है। तो ये सीरोटोनिन जो है ऑपोजिट इफेक्ट करता है कि एपिटाइट को स्टॉप कर देता है। तो दोनों ही अपनी ओवर सिक्रीशन पर ना बैड इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद ये डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन आ गए, इनकी लोकेशन बताइए कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं। जैसे ग्रिलिन और ये CCK, ये होता है एड्रीनलिन हार्मोन। ये सारे इनकी इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट कंडीशन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे on the basis of human nature psychological factors have different effect on every person। यानी किसी को तो ऐसा इफेक्ट करता है कि ज्यादा खाने का खाने लग जाता है, उसे पता नहीं चलता मैंने कितनी अमाउंट खानी है। लेकिन कुछ पर ऐसा इफेक्ट होता है कि बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। जैसे अगर बच्चों को कोई गुस्सा कर दे, साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स गुस्सा कर दे किसी बात पे तो वो खाना छोड़ देते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती। लेकिन बहुत से लोग बहुत ज्यादा खाते हैं टेंशन में, ये ह्यूमन नेचर होती है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और ब्रेन का और इसका हमारे स्टमक का बहुत ज्यादा रिलेशन होता है इस वजह से। अब ये कंडीशन क्यों प्रिवेल करती हैं? मोनोटोनस मेन्यू होता है चाइल्डहुड में, तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, कॉग्निटिव एज होती है हमारी स्टार्ट की बिल्डअप। तो अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग करें और मोनोटोनस डाइट ना दें, यानी एक ही तरह की डाइट बच्चे को ना खिलाएं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स खिलाएं, तब भी हम इस एपिटाइट को जो साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे न्यूफोबिक, वो फेयर करते हैं न्यू फूड से, न्यू आइटम्स नहीं खा सकते इस तरह के लोग। तो अगर हम इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड शो करवाएं या उन्हें खाने के लिए दें, जैसे पेरेंट्स बना कर दें, तो वो उनका न्यूफोबिक रिलेशन खत्म होगा फूड से। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। पीका डाइट्स आ जाती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में। ओके,
इन्फोर्समेंट जब बच्चों को यानी इन्फोर्स करके कोई फूड खिलाई जाती है कि नहीं आपने ये खानी है, तब भी उनको ना उस खाने से नफरत हो जाती है कि हमने नहीं खानी। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, किया जाता है कि जहनी दबाव आता है उन पे कि नहीं खानी बस, वो फिर उस फूड से नफरत करने लग जाता है। तो इस तरह बच्चे को इन्फोर्समेंट भी ना करें। और कुछ होते हैं वेट लॉस से बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो वेट मेरा गेन हो जाएगा, तो इसलिए वेट लॉस के लिए वो ना डिफरेंट रेसिपीज वो करते हैं, यूज करते हैं। यानी अगर मैं खाने के बाद कैवा ले लूँ तो मैं वेट गेन नहीं करूंगी, इस तरह। तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो उनकी फूड चॉइसेस को ना अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें एनोरेक्सिक आ जाते हैं। तो हमने मोटे हो जाना है, वेट गेन कर लेना। तो इसीलिए फिर उनका साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में। ऑर्थोरेक्सिक होते हैं वो बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं अपने फूड के बारे में। जैसे अगर होटल्स में चले जाए, वो ना एंटी सोशल होते हैं बिल्कुल भी, यानी उनका सोशल नेटवर्क अच्छा नहीं होता। वो किसी के साथ बैठ कर खाना पसंद नहीं करते। यानी और किसी होटल्स में चले जाते हैं तो वो वहां नहीं खा सकते, क्योंकि फिर उनकी ये साइकी होती है कि पता नहीं कैसे बनाया होगा, ये न्यूट्रिशियस होगा या नहीं होगा। तो ऑर्थोरेक्सिक पेशेंट का ये फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वो फूड अवॉइड करते हैं और उनकी मिस हो जाता है उनकी डाइट में से मील पैटर्न, और इस तरह फिर डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद हाउ कैन वी डील विद दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। मोर्टस मेन्यू को अपनी फैमिली मेंबर्स को ना दें। हम डेली बेसिस पे ना मेन्यू प्लान और थेरेपिस्ट और डाइटिशियन को जरूर कंसल्ट करना चाहिए अगर हम कोई भी चेंजेस अपने इसमें ला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन होती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस कंडीशन से गुजरा। तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किसी की एपिटाइट पर इफेक्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे रात को उठ के भूख लगती है मोस्टली को, ज्यादातर ये होता है वीकली में एक दो बार ही होता है, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि वो जो डेली बेस पे ना रात को उठ के खाता है, तो उनका ये ईटिंग डिसऑर्डर है। कुछ लोगों का ये होता है कि वो साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे किसी के साथ, यानी बिंज ईटर्स होते हैं, यानी ज्यादा खा लेते हैं तो वो उनको शर्म आते कि मैं किसी के साथ ना खाऊं, वो नहीं दिखाना चाहते कि हम कितना खाते हैं। तो इसका भी पता लग सकता है अगर वो आपके साथ नहीं खा रहे बैठकर, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले खाना पसंद करते हैं, इस तरह। और जो बुलूमिक होते हैं वो ना पुर्जिंग करते हैं, यानी फौरन खाना खाने के बाद वो ना वॉशरूम जाएंगे पुर्जिंग के लिए, यानी वॉमिट करने के लिए, सेल्फ वॉमिट करने के लिए ना। वो इस तरह की कंडीशंस अगर हम नोटिस करें तो हमें पता चल जाता है। फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको मेनली पता चल जाता है। ओवरऑल हमें डाइट हिस्ट्री लेना पड़ती है वैसे पता लगाने के लिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं और एपेटाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स फ्रॉम ऑल, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम बहुत अच्छा वेबिनार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार था। और जिस तरह से आपने पूरी हंगर को यानी कि एक्सप्लेन किया है, हमें नहीं पता था कि इतने सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं और ये स्ट्रेस ईटिंग भी होती है, बेंज ईटिंग भी होती है। ये सारी एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव किस्म का वेबिनार था। जी, हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और मैम से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? In the end, I can give you a short tip. अगर आप वेट को ना, अगर आप केजी या पाउंड्स में करना चाहते हैं, अगर पाउंड से केजी में जाना चाहते हैं ना, तो आप 2.2 फैक्टर से ना मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आप केजी को पाउंड्स में लाना चाहते हैं कहीं भी वेट, तो डिवाइड कर दें केजी को 2.2 से। तो ये फैक्टर आप यूज कर सकते हैं अपने वेट को पाउंड्स में लाने के लिए। थैंक यू। मैम, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वेट कितना होना चाहिए ऑन एवरेज?
एवरेज तो ना हाइट वेट के हिसाब से बताया जाता है। जैसे अब मेरा है ना, मेरी हाइट है 5'3" और मेरा वेट है 60, तो मेरा आइडियल जो हाइट होगी ये मेरी आइडियल है, यानी 5'3" के हिसाब से मेरा 60 वेट आइडियल है। तो इस तरह हर किसी का वेरी करता है। मुझे ये बताया गया कि जैसे ये जो हमारे पास जो बच्चे हैं वो 20, 22, 23 इसी रेंज में है, तो इस एज में बच्चे की क्या इसका वेट होना चाहिए, नॉर्मल वेट, ताकि उतना वेट नहीं है तो दे शुड बी वरीड। जी जी बच्चे। मैम जी स्ट्रीट ईटिंग क्या होती है? जी मैम हीरा, स्ट्रेस ईटिंग क्या होती है? स्ट्रेस ईटिंग होती है कि स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, ये स्ट्रेस ईटिंग होती है। इसमें हमारे ना लेप्टिन हार्मोन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, ग्रिलिन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ना एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ना आपकी यानी सैटिस्फैक्शन कम ही नहीं हो रही होती, आप खा लेते हो अपनी रिक्वायरमेंट तक, लेकिन फिर भी आपको ना और ज़्यादा भूख लगती है, और फिर इसमें अगर आप डेली बेस पे खाते रहो तो आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं और ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। सही सही, जज़ाकल्लाह। ऑलराइट जी, और किसी अच्छा का जो कोई भी आपने क्वेश्चन है तो पूछे। अच्छा जो आपने क्वेश्चन किया है ना मुझसे, ये वेट वाला, जी जी मैम हीरा। आप ना ये फॉर्मूला यूज कर सकती हैं, हाइट अपनी मालूम करें सेंटीमीटर में, ओके, और माइनस कर दें 100 का फैक्टर उसमें से, -100 कर दें, हाइट सेंटीमीटर में निकालें, जैसे मेरी 160 है, माइनस कर दें उसमें से 100, तो मेरा आइडियल बॉडी वेट बना 60। तो आपको अपना पता चल जाएगा कि आपका कितना आइडियल एवरेज है, कितना एवरेज होना चाहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम हीरा। और भी किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी के माइंड में कुछ भी अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, फिर हमने अपनी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। जी हमारे साथ रुताब है, रुताबा, और मारिया है, मैम नाजिया है, खदीजा है हमारे साथ। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो आप में से? नो नो क्वेश्चंस? नो मैम। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच मैम हीरा, आपने टाइम दिया और अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार था। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने, जी जी मैम, जी एंड वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यू रखती है हमारे लिए। सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह जल्द मिल जाएंगे। एंड अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।